हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन। ये वही सेशन है जो एरर स्पॉटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। अब तक यहां से आपके लिए कुल 28 एपिसोड अपलोड किए जा चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि इन सारे एपिसोड्स में दी गई जानकारी के आधार पर अब आपकी एरर स्पॉटिंग, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, बैंक एग्जामिनेशन में पूछी जाती हो, बैंक के प्रोविजनरी ऑफिसर, क्लर्क या फिर एसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के हों, आप सबको लगभग बना पाने में अपनी सक्षमता जरूर महसूस करते होंगे। आज हम यहां पर आपके सामने उपस्थित हुए हैं सेट 29 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर और उसके पीछे लगाए गए सभी ग्रामेटिकल नॉर्म्स की चर्चा करने के लिए। वैसे बच्चे जिन्होंने इस सेट को नहीं बनाया है, वीडियो को यहीं पर पॉज कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, क्वेश्चन को पहले डाउनलोड कीजिए, बनाइए और फिर मेरे साथ आइए, देखिए कि आपकी समझदारी और मेरे द्वारा बताए गए उपायों में क्या अंतर है, आखिरकार क्यों आपके द्वारा अटेम्प्ट किया गया आंसर गलत हो गया। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप पहले अपने से प्रयास करें और फिर मेरे साथ जानकारी बटोरने के लिए शामिल हों। अगर आप सिर्फ आंसर देख करके लिख लेंगे और ये सोचेंगे कि आने वाले समय में मैं इसे करूंगा, ये कभी भी फायदेमंद साबित नहीं होगा। मैं फिर से एक बार कह दूं कि वैसे बच्चे जिनका छूट गया है, जो ये देख करके परेशान हो रहे हैं कि 29 एपिसोड हो चुका है, अब मैं कैसे करूं, तो आप यहां पर करंट से आगे मेरे साथ चल सकते हो और पीछे से बैकअप पूरा करते हुए आप उसे मैनेज कर लोगे। यही एक तरीका है जहां पर आप एरर स्पॉटिंग को करके सीख सकते हो, क्योंकि चैप्टर वाइज अगर आप पढ़ते हैं तो थियरी पढ़ना और प्रैक्टिकली उसे अप्लाई करने में दोनों अलग अलग बात है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनकी ग्रामर की नॉलेज बहुत अच्छी है, जो अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं। आपके फ्रेंड्स में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, वो अमूमन बना भी पाते हैं एरर्स, लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे कि ये कैसे हुआ तो शायद वो एक्सप्लेन ना कर पाए। चलिए यहां पर अब आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, आंसर शीट, नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि सेट 29 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगाए गए हैं। चलिए देखा। आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेट 29 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या हैं और उसके पीछे कौन कौन सा ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगा हुआ है। सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा, ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। हर एक एपिसोड की तरह आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखेगा और एक एक करके हम उसके आंसर और एक्सप्लेनेशन को आपके सामने रखेंगे। जहां पर भी कोई मतभेद होता है उसी समय आप वीडियो को रोक करके पहले कमेंट कर लीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप या तो फिर आप उसे नोटबुक पर नोट डाउन कर लीजिए और बाद में एक एक करके उस सवाल को मुझ तक नीचे लिख करके पहुंचाइए जरूर, क्योंकि अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी। सेट 29 काफी छोटा रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो पंजाब एंड सिंध बैंक, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं पंजाब एंड सिंध, अच्छा एच नहीं लिखता है, बैंक, इसके जो क्वेश्चन हैं वो आपका 424, 25, 26, 27, 28। मैं इसको बता देता हूं कि ये कहां कहां अवेलेबल है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट है और इसको दोबारा बता करके यहां पर कोई फायदा नहीं है। 30 और 31, ठीक है। ये आपको कहां कहां मिलेगा वो मैं आपको बता दूं, कौन सा सवाल नंबर है वो मैं आपको बता देता हूं। आप प्रीवियस ईयर का जो एरर स्पॉटिंग का प्लेलिस्ट है आप वहां चले जाइएगा, उस सेट को ढूंढिएगा और वहीं पर यह सवाल आपको मिल जाएगा। पहला जो है वो आपको सेट 424 जो है वो सेट नंबर 23 में मिलेगा और सवाल नंबर है ये 47। दूसरा जो मिलेगा वो भी आपको मिलेगा सेट 23 में और ये है सवाल नंबर 46। उसके बाद जो तीसरा है वो भी मिलेगा आपको सेट नंबर 23 में और ये है सवाल नंबर 45। देखिए बैंकिंग परीक्षाओं में भी कई बार सवाल को रिपीट कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये सोच करके एक तरह से खुशी भी होती है कि चलो अगर हमने प्रयास किया है, अगर हमने बनाया है
तो उससे भी पूछेगा। और अगर मान लीजिए कि सवाल हूबहू नहीं पूछा जाए तो ग्रामेटिकल नॉर्म्स तो नहीं बदलते ना, ग्रामेटिकल नॉर्म्स तो वही है, आपको हर जगह पर वही पढ़ना है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का जो रूल है, जो कंसेप्ट है, आपको वही पढ़ना है। टाइम एंड टेंस में जो कंसेप्ट लगा हुआ है, जो वर्ब के फॉर्म्स के कंसेप्ट लगे हुए, वो सब जगह वही लगना है। उसके बाद देखिए कि 27वां सवाल जो है ये भी सेट 23 का है और सवाल नंबर है 44। उसके बाद जो 28वां सवाल है वो आपका है सेट 24 का और सवाल नंबर है ये 50। सेट 24 में सवाल नंबर 50। उसके बाद जो ये 29 नंबर है ये भी आपका जो है वो सेट 24 है और सवाल नंबर है 51। उसके बाद जो 30 नंबर है ये आपका है सेट नंबर 23 में और ये है सवाल नंबर 48। हाँ, 44, 45, 46, 47, 48 लगातार वही है। और ये आपका जो सेट नंबर 24 है, 31 जो है ये आपका सेट नंबर 24 में मिलेगा और ये सवाल नंबर है 49। तो इतने सवाल जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 सवाल जो पंजाब एंड सिंध बैंक 16/1/2011 का दिया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी आपके लिए उपलब्ध करा दिया है। ये सेट 23 और 24 में आपके लिए उपलब्ध है, तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। वैसे इस जगह जो कार्ड अभी यहाँ पर मैं 24 लगा दे रहा हूं, इससे पहले कार्ड में 23 जुड़ा हुआ है। आप इस सेट के जो आधे क्वेश्चंस हैं इलाहाबाद बैंक पीओ, नीचे देखिए कि कॉर्पोरेशन बैंक पीओ एग्जाम 16/1/2011 को रिपीट किया गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। आंध्रा बैंक 5/7/2009 का जो क्वेश्चन था वही इसमें पूछा गया है, तो वो भी यहाँ पर मैंने शामिल नहीं किया और ये सवाल मुझे ध्यान में रहा नहीं, तो इसीलिए शायद ये यहाँ पर दिख गया है। खैर कोई बात नहीं है, मैं इसको बता करके फिर से आपका समय यहाँ पर बर्बाद नहीं करूंगा। अब जो हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे वो करेंगे सवाल नंबर, चूंकि 400 सवाल हमने कराए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो यहीं पर रोक करके आप लिख लो और इसे सेट 23 जो प्रीवियस ईयर की वीडियो है, जो प्लेलिस्ट है उसमें सारा प्लेलिस्ट रेडी है, आप वहां पर जाओ और 23 और 24 प्ले करके, ऐसे 24 के 2 ही है, सेट 24 का 2 नहीं 3 है, 3 आया है 24 का, यस 1, 2 और 3। सेट 24 में ये 3 सवाल है, कौन कौन सा है, 49, 50 और 51। ये बाकी जो है 44 से लेकर के 48 तक ये आपका सेट 23 में मिल जाएगा। चलिए आज हम यहां पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इलाहाबाद बैंक पीओ एग्जाम। चूंकि हमने 400 सवाल इससे पहले कराया है और अभी बाकी जो ये है 30, 29, 31 तक हो गया है, तो अब जो हम देखेंगे वो है 432वां सवाल। क्या कह रहा है देखिए कि द बिगेस्ट हेल्थ बर्डन that India is set to face in the coming years is tackle। अब देखिए कि जब ही is लगा तो इसके साथ 2 ऑप्शन है, या तो verb 1 प्लस ing लगाइए यानी कि 4th फॉर्म लगाइए, या नहीं तो इसके साथ past participle लगाइए, है ना। तो ये कब लगाते हैं, तो ये हम तब लगाते हैं ये past participle जब हम पैसिव बना रहे होते हैं, है ना। जब हम पैसिव बना रहे होते हैं तब पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। जब यहां पर सीधा सीधा है कि द बिगेस्ट हेल्थ बर्डन दैट इंडिया इज सेट टू फेस इन द कमिंग ईयर्स इज टैकलिंग, ये हो जाएगा, ये लगाएंगे, टैकल नहीं होगा, आईएनजी का फॉर्म लगेगा और हो जाएगा टैकलिंग, और इसीलिए जो 32 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। हम यहां पर क्या करेंगे, कंटिन्यूअस का फॉर्म है, क्योंकि यहां इंडिया के बारे में बात की जा रही है कि उसको परेशानी होगी कि वो कैसे टैकल कर रहा है कैंसर को, तो इसीलिए इज टैकलिंग कैंसर, इज टैकल नहीं होगा। यहां पर इज के साथ कभी भी हम वर्ब का पहला फॉर्म तो इस्तेमाल करते ही नहीं है, वो बिल्कुल नहीं करते, वो गड़बड़ है। हम इज आर एम यानी कि वर्ब टू बी के साथ 2 परिस्थितियां हैं, एक तो हम पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं जब सेंटेंस पैसिव में होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को इंफॉर्मेशन के तौर पर सामने रखते हैं, शुरुआत में रखते हैं तब, और एक्टिव पैसिव के सेशन में मैंने ये आपके सामने विस्तार से रखा है। तो इसीलिए जो 32वें का आंसर हो गया वो हो गया आपका डी। चलिए 33वां सवाल देखा जाए। 33वें सवाल में कह रहा है, यहां एक मिसिंग है, गड़बड़ है, यहां पर सिर्फ एन लिखा हुआ है, माइनिंग इन आई छूट गया है वहां पर,
तो उसको मिला लीजिएगा। इलीगल सैंड माइनिंग इन द पेरिफेरल एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन अ बिग प्रॉब्लम फॉर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स एज येट अनदर इंस्टेंस इलीगल, नहीं इंस्टेंस ऑफ इलीगल है ना, इंस्टेंस ऑफ इलीगल, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है इसलिए बीच में जो है ऑफ है ना। किस चीज का इंस्टेंस दिखा, क्या रिपोर्ट किया गया, तो अनदर इंस्टेंस ऑफ इलीगल माइनिंग वाज रिपोर्टेड यस्टरडे, तो इसलिए यहां पर जो है ये प्रेपोजिशन ऑफ मिसिंग है, इसे हम यहां ऐड करेंगे और तब जाकर के जो 33वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। क्या करेंगे यहां पर, इंस्टेंस और इलीगल के बीच में ऑफ है ना, किस चीज का इंस्टेंस, अनदर इंस्टेंस जो है वो रिपोर्ट किया गया, तो इलीगल माइनिंग वाज रिपोर्टेड यस्टरडे, और तब जाकर के ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 34वां। बड़ा ही आसान सा सेट है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। मुझे लगता है कि सब लोगों ने यहाँ पर अधिकांश सही बनाया होगा। 34वें में देखिए, द पुलिस मैन, और क्या है, MEN, और इसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आया है हु। मैंने क्या कहा था कि रिलेटिव प्रोनाउन की औकात वही होती है जिसके लिए वो इस्तेमाल होता है। तो यहां पर जो पुलिसमैन लिखा हुआ है ये प्लूरल है ना, तो ये भी प्लूरल हुआ ना, रिजल्टेंट में हु भी प्लूरल हो गया, तो इसीलिए वहां पर वॉज नहीं होगा, यहां हो जाएगा वर। आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको रिलेट कराने के लिए सेंटेंस के अगले हिस्से से वो आता है, उसी के जैसा वो हो जाता है। अगर वो सिंगुलर है तो वो सिंगुलर हो जाता है, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल हो जाता है। क्योंकि यहां पर जो लिखा हुआ है वो प्लूरल है, इसलिए मेरा जो रिलेटिव प्रोनाउन हु है, और वो सही है क्योंकि पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, तो प्लूरल हो गया, और इसलिए वहां पर वॉज का प्रयोग नहीं होगा। और जो इसका आंसर हो जाएगा 34th का, वो हो जाएगा आपका बी। बिल्कुल आसान सा है, याद रखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन की औकात सिंगुलर प्लूरल वॉइस वही होती है जिस शब्द के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए 34वें का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। हम क्या करेंगे, वॉज को हटा करके वर करेंगे। देखिए 35वां सवाल देखिए, ये जो पहले सवाल पढ़ लेते हैं कि फेस्टिवल्स आर प्राइम ओकेजन्स फॉर स्प्लर्जिंग ऑन प्रेजेंट and owing to improved economic situation the youths। अब देखिए कि यूथ का प्रयोग दो तरीके से होता है, एक युवा के लिए, एक युवक के लिए। जब युवक के लिए इस्तेमाल होता है तब हम इसमें एस लगा सकते हैं, यूथ्स कर सकते हैं, बट यहां पर इसके पहले ये पूरी युवा जाति के लिए है ना, युवा के लिए किया गया है। मतलब इसमें इसको हम सिंगुलर काउंटेबल की तरह नहीं रखे, हम युवाओं के लिए रखे हैं, पूरी जाति का है कि द यूथ, इसलिए यहां से हम एस हटा देंगे। इस सेंस में जो यहां पर यूज किया गया, गंगो का मतलब उत्साही होता है, अबाउट ब्रेकिंग ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड्स, तो उत्साही के सेंस में गंग हो, GUNGH हो, HO इसका मतलब होता है उत्साही। तो यूथ का यूज समझ लीजिए कि दो तरीके से होता है। अगर हम कहते हैं 5 youths आर प्लेइंग, तो वहां पर है कि हम युवकों की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पूरे युवाओं की बात कर रहे हैं, युवा जाति की बात की जा रही है, इसलिए इसमें एस नहीं लगेगा। नॉर्मल यूथ का मतलब युवा अवस्था के लोगों से होता है। यूथ को हम यंग एज के जितने भी लोग होते हैं उनसे रिप्रेजेंट कराते हैं पूरी जाति को, इसलिए यहां जो एस लगा हुआ है वो प्रयोग गलत है, और इसीलिए यहां से हम एस हटा देंगे, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और 35वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा मैंने आपको क्या कहा कि यूथ का प्रयोग दो तरीके से होता है। अगर हम युवक के सेंस में करते हैं तब उसका प्लूरल बनाया जा सकता है, अदरवाइज वो पूरी जाति को दर्शाएगा, उस केस में हम एस का प्रयोग नहीं करते हैं, और इसीलिए जो 35वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। हम यूथ्स में से एस को हटा देंगे। चलिए 36वां देखा जाए, कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट टू रिक्रूट personnel at different levels in the organization so that the ensuing human resource gap is bridged at least for the critical operations। बिल्कुल यहां पर जितनी भी बातें लिखी गई है, it is important प्रेजेंट में है, to recruit 2+V1 है, personnel at different levels, और personnel की चर्चा मैंने पहले भी की है कि वो कर्मचारियों
एक से ज्यादा के लिए, ग्रुप के लिए भी कह सकते हैं। तो यहां पर क्या है कि डिफरेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट द इंश्योरिंग ह्यूमन रिसोर्स गैप इज ब्रीज्ड। और देखिए इज ब्रीज्ड आप कहिएगा सर यहां पर ईडी लगा हुआ, नहीं, ये प्रेजेंट वाले को जब हम पैसिव में बनाते हैं तो इज आरएम के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं, तो एक्चुअली वो प्रेजेंट में ही है। और कह रहा है एटलीस्ट फॉर द क्रिटिकल ऑपरेशंस, और इसीलिए ए बी सी डी कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं है। आंसर इज नो एरर, ऑप्शन इज ई। अब उम्मीद करता हूं कि आप सब इसको मार्क कर पाते होंगे, नो एरर भी लगाते होंगे। किन किन ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है, किस किस का सही हुआ है, नीचे लिख करके बताइएगा जरूर। 36 का क्या हो गया? ई। चलिए 37वां देखा जाए। कह रहा है बैंक्स, गौर कीजिएगा क्या कह रहा है, बैंक्स तो प्लूरल है ना, तो आर लगेगा, लगा हुआ है, हेल्पर लगाएंगे, देयर लगेगा, बिल्कुल, क्योंकि बैंक्स लिखा है। आज तक हमने इस तरीके के जितने सवाल बताए वहां बैंक होता था। कह रहा है बैंक्स आर ऑन द वर्ज ऑफ फेसिंग अ फॉर्मिडेबल चैलेंज ऑफ लूजिंग ओवर 50% ऑफ देयर एम्प्लॉइज बैंक्स एंड देयर ड्यू टू रिटायरमेंट। और बिल्कुल यहां पर जो ए में है, बी में है, सी में है, डी में है, सबके सब सही है। और इसीलिए जो 37 का आंसर है वो है नो एरर, और जो ऑप्शन है वो है आपका ई। ये सेशन और ये 29 बड़ा ही सस्ते में निपट गया। एक तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल तो पहले से किया हुआ था, वो मैनेज हो गया। बचे 7 सवाल में से 2 हो गया नो एरर, 5 ही सवाल हुआ। खैर यहां पर क्या है, फिर से एक देख लीजिए, बैंक्स है तो आर ऑन द वर्ज ऑफ फेसिंग अ फॉर्मिडेबल चैलेंज ऑफ लूजिंग ओवर 50% ऑफ देयर एम्प्लॉइज, चूंकि बैंक्स है तो इस लिहाजा इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई। चलिए आज के सेशन का आखिरी सवाल, और वो है सवाल नंबर 38। कह रहा है नॉट ओनली हैज द कॉमर्स मिनिस्ट्री फिक्स्ड extraordinary high minimum prices for onion exports but also made licenses mandatory for every consignment। अब यहां पर देखिए कि आप में से बहुत सारे बच्चे, जो पिछले दिन मैंने ये बताया कि अगर ऐसा प्रयोग हुआ है तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं करिएगा। वो हम उस कंडीशन में करते हैं जब एक दूसरे से जुड़ी हुई बात नहीं हो। यहां पर क्या कह रहा है कि ऐसा ही नहीं किया बल्कि लाइसेंस भी मैंडेटरी कर दिया। तो किसने किया? द कॉमर्स मिनिस्ट्री, है ना। तो यहां पर जो है नॉट ओनली को इधर लाएंगे, क्या इधर सीधा सीधा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नॉट ओनली अंदर आएगा। कैसे करेंगे? द कॉमर्स मिनिस्ट्री हैज, और अब लिखेंगे नॉट ओनली, तब जाकर के, क्योंकि ये कॉमर्स मिनिस्ट्री ही ये काम ही नहीं किया बल्कि वो काम भी किया, क्या कि द कॉमर्स मिनिस्ट्री हैज नॉट ओनली फिक्स्ड extraordinary high minimum prices for onion exports but also made license mandatory। और but also के बाद देखिए made लगा हुआ है। और ऐसा क्यों हुआ, हमने इसको बाहर क्यों किया? क्योंकि इसी से 2 बातें हैं। एक क्या है, देखिए इसी पर अंदर इसको बाहर नहीं रख सकते, बाहर रखेंगे तो वो पहले वाले का सिर्फ हो जाएगा, दूसरे से रिलेट कराएगा नहीं। तो पहला क्या है कि सबसे पहले यहां देखिए कि फिक्स्ड, पहला है फिक्स्ड और दूसरा इसी से है मेड। तो एक ही पर 2 मेन वर्ब को अटैच किया गया है और ये एक ही सब्जेक्ट द्वारा किया गया 2 काम है। और वहां पर ये कह रहा कि यही नहीं बल्कि ये भी, नॉट ओनली, ना सिर्फ ये बल्कि ये भी। और इसीलिए इसको हमें सब्जेक्ट के तौर पर लाना पड़ा, हैज को बाहर रखना पड़ा और नॉट ओनली और बट ऑल्सो को V3 से पहले रखना पड़ा। दिस इज द करेक्ट प्लेसमेंट, और तब जाकर के ये सेंटेंस सही होगा। और इसीलिए जो 38 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। यहां पर ध्यान ये रखिएगा कि चूंकि मेरे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है, एक ही सब्जेक्ट है, उसी ने 2 एक्शन को अंजाम दिया है और उसी के 2 एक्शन ऐसे हैं कि सिर्फ ये नहीं ये भी। तो हमें उसी तरीके से रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट को शुरुआत में रखना पड़ेगा। हम इन्वर्जन का प्रयोग यहां पर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पिछले दिन जो मैंने नॉट ओनली और बट ऑल्सो का एक कंसेप्ट बताया था वो यहां एप्लीकेबल नहीं है। इसके बदले जो पहले 2 बताया था उसमें से पहला वाला एप्लीकेबल है। उम्मीद करता हूं कि आपके इस सेट में अच्छे अंक प्राप्त हुए होंगे, क्योंकि आपका ये सेट
8 क्वेश्चन तो पहले ही मैं बता चुका हूं, तो 8 में कम से कम 5-6 तो जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये आपका बनाया हुआ है। आप अपने अंक नीचे लिख करके सूचित जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। अगर आपने किसी भी प्रकार की समस्या फेस की है तो नीचे लिख करके मुझे बताइए, ताकि मैं उसका निदान कर सकूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए रोचक रहा होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। वैसे ये कहना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, कोई इस बात पर ध्यान देता नहीं है या यहां तक पहुंचता नहीं है। फिर भी मैं दोहरा जरूर देता हूं कि जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। अब समय है यहां से विदा लेने का। अगले दिन फिर एक और रोचक एपिसोड के साथ आपके सामने जल्द उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।